नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 25 मार्च 2026 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। तीन इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे करप्शन से संबंधित। द हिंदू का आज का आर्टिकल है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में ग्लोबल स्कोर और इंडिया का जो स्कोर है वो दयनीय हालत में है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे नेपाल से संबंधित। नेपाल में इलेक्शन हुए, बलिंदर शाह जीते, इंडिया के लिए क्या रिपरकशंस हैं। फिर एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे केदारनाथ मंदिर जो उत्तराखंड में है ना, वहां की टेंपल कमेटी ने ये बोला नॉन हिंदूज अगर आएंगे टेंपल में विजिट करने के लिए कि उन्हें एफिडेविट देना पड़ेगा कि वो सनातन धर्म में विश्वास करते हैं। तो ये कितना उचित है ये भी हम डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल हमें और भी डिस्कस करना था, आज नहीं डिस्कस कर पाएंगे। ये सीएपीएफ रैंक्स में आईपीएस ऑफिसर्स के डोमिनेंस से संबंधित बिल था, फिर इसे हम कल निपटाएंगे। आज तो तीन इश्यूज हमारे पास में ऑलरेडी हैं अच्छे आर्टिकल्स डिस्कस करने के लिए, तो ये वाला हम कल लेंगे। अभी चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो फेथ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्पिरिचुअलिटी से संबंधित है। आप देखो जीएस पेपर सेकंड पॉलिटी और जीएस पेपर 1 सोसाइटी से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। लेकिन इससे पहले मैं आपको ना कंसेप्ट समझाऊं, एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देनी जरूरी है, तभी तो कंसेप्ट समझ में आएगा। केदारनाथ टेंपल कहां पे है? उत्तराखंड में है। और देखो वन ऑफ द होलिएस्ट हिंदू पिलग्रिमेज साइट है। हर साल लाखों तीर्थयात्री केदारनाथ टेंपल में जाते हैं। 22 और 23 अप्रैल को केदारनाथ टेंपल के कपाट खुलेंगे और यात्रा स्टार्ट होगी। समझ गए? उत्तराखंड में ना ये 4 धाम का एक सर्किट है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये 4 हैं, चारों उत्तराखंड में हैं। और इन चारों धामों को किन्होंने स्टैब्लिश किया था? आदि शंकराचार्य जी ने स्टैब्लिश किया था 8वीं सेंचुरी में। आदि शंकराचार्य कौन थे? जो ये आदि शंकराचार्य थे ना, ये एक महान हिंदू फिलोसफर थे। 788 एडी से लेके 820 एडी के बीच में इन्होंने काम किया और इन्होंने ना अद्वैत वेदांत की फिलोसफी दी। एंशिएंट हिस्ट्री में जो 6 फिलोसफीज आती है ना, हम डिस्कस करते हैं, तो इन्होंने अद्वैत वेदांत की फिलोसफी दी। इन्होंने इंडिया के 4 कॉर्नर्स पे भी 4 मठ स्थापित किए थे। जैसे नॉर्थ में ज्योतिर्मठ है बद्रीनाथ के पास में, साउथ में श्रृंगेरी मठ है, ईस्ट में पूरी मठ है, वेस्ट में द्वारका है। तो इन्होंने ना आदि शंकराचार्य जी ने ना एक यूनिफाइड हिंदू आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। अभी एक कंट्रोवर्सी हो गई। कंट्रोवर्सी क्या है? सारा अली खान के बारे में तो आप जानते हो ना, सैफ अली खान की बेटी हैं। इनके पिताजी सैफ अली खान मुस्लिम है और इनकी माताजी अमृता सिंह वो सिख हैं। अब देखो जो सारा अली खान है ना, वो केदारनाथ मंदिर में ना पास्ट में काफी बार आती रही हैं। मतलब वो बार बार केदारनाथ मंदिर में यात्रा कर चुकी हैं। लेकिन अब ना केदारनाथ बद्रीनाथ टेंपल कमेटी ने ना एक नया रूल अनाउंस कर दिया, एक नया नियम अनाउंस कर दिया। नियम क्या है? नियम ये है कि जो नॉन हिंदूज है ना, वो जो हिंदू धर्म से संबंध नहीं रखते, उनको देखो टेंपल में, केदारनाथ टेंपल में एंटर करने के लिए एक एफिडेविट देना पड़ेगा। एफिडेविट में क्या लिखा हुआ होना चाहिए? ये लिखा होना चाहिए कि मैं सनातन धर्म में पूरा विश्वास रखता हूं या रखती हूं। और ये जो डिमांड है ना स्पेसिफिकली सारा अली खान के कंटेक्स्ट में आई। क्यों आई? क्योंकि आपको भी पता है मैसेजिंग है, सारा अली खान फेमस है, तो मंदिर कमेटी को लगता है कि सारा अली खान पे हम ये इंप्लीमेंट करेंगे तो एक मैसेजिंग चली जाएगी। समझ गए? कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनकी बार बार केदारनाथ टेंपल की यात्रा करना तीर्थयात्रियों को और कुछ पुजारियों को ना पसंद नहीं आया। समझ गए? एफिडेविट तो आपको पता है ना क्या होता है? एफिडेविट तो आपने भी दिया होगा, एक डॉक्यूमेंट जो कोर्ट के द्वारा ऑथराइज्ड होता है या फिर नोटराइज्ड होता है, जिसपे स्टैंप वगैरह लगी होती है। तो उस पे लिख के देना है कि मेरा सनातन धर्म में विश्वास है। और टेंपल कमेटी ने ना ये रूल लागू करते वक्त ना कुछ आर्गुमेंट्स भी दिए। सबसे पहला उन्होंने बोला कि देखो मंदिर भाई ना कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये स्पिरिचुअलिटी का स्पेस है, अध्यात्म की जगह है।
और जो नॉन हिंदूज है ना उनको स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड भी फॉलो करना चाहिए। और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वो बंद होगी अगर वहां का जो आध्यात्मिक वातावरण है वो प्रभावित होता है ना, तो फिर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी ये सब इन सब चीजों को अलाउ नहीं किया जाएगा। कमेटी ने ये भी बोला हम देखो भाई कुछ नया नहीं कर रहे हैं, आदि शंकराचार्य जी ने जो रूल्स बनाए थे ना हम उन्हीं को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये बोला मंदिर कमेटी ने। बट देखो आज के इस आर्टिकल में ना राइटर इन चीजों से इत्तेफाक नहीं रखते। राइटर बहुत गहरा फिलोसफिकल क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, क्या रिलीजन यानी धर्म और स्पिरिचुअलिटी क्या दोनों सेम है? राइटर कहते हैं नो। रिलीजन तो देखो एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जो फॉलोअर्स के लिए नियम बनाता है। हर एक रिलीजन के अपने रिचुअल हैं, अपने टेक्स्ट हैं, पुजारी वगैरह हैं, क्लर्जी हैं, रूल्स हैं। मतलब समझ गए आप, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ये आपकी एक फॉर्मल रिलीजियस आइडेंटिटी है और उस आइडेंटिटी के चलते आपको कुछ नियम फॉलो करने होते हैं, कुछ रिचुअल्स फॉलो करने होते हैं। लेकिन देखो इससे अलग स्पिरिचुअलिटी अलग है। मतलब स्पिरिचुअलिटी जो है वो देखो एक इनवर्ड एक्सपीरियंस है, ये पर्सनल इनवर्ड एक्सपीरियंस है जो आत्मा से जुड़ा होता है। समझ गए? मतलब आप देखो नास्तिक हो सकते हो, आप भगवान को नहीं मानते, लेकिन फिर भी आप स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो। समझ गए? स्पिरिचुअलिटी एक प्रकार से ना अंदर, हमारी बॉडी के अंदर पीस और मीनिंग ढूंढने की एक कोशिश होती है, एक एफर्ट होता है, जिसका देखो सीधा सीधा कोई जरूरी नहीं रिलीजन से लेना देना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना चाहिए। इवन स्वामी विवेकानंद जी ने भी बोला था कि आपको ना अंदर से ग्रो करना पड़ेगा अगर आप शांति चाहते हो तो, और ये आपको कोई सिखा नहीं सकता। मतलब कोई आपको जबरदस्ती स्पिरिचुअल नहीं बना सकता है, लेकिन आपकी जो आत्मा है वही आपको स्पिरिचुअल बना सकती है, वही आपको आध्यात्मिक बना सकती है। तो राइटर का मेन आर्ग्यूमेंट ये है, दोनों चीजें भाई अलग हैं। समझ गए? और आप किसी की स्पिरिचुअलिटी देखो एक्सटर्नली वेरीफाई नहीं कर सकते। मतलब महेश है, महेश कहता है मैं स्पिरिचुअल पर्सन हूं, तो मुझे एक बात बताओ, आप लोग क्या महेश की स्पिरिचुअलिटी को वेरीफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। समझ गए? तो सारा अली खान ने भी यही बोला जवाब में कि मुझे केदारनाथ टेम्पल में ना मेंटल पीस मिलता है। तो वो कहती है ये मेरा एक जेन्युइन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। लेकिन कमेटी कह रही है आप पहले पेपर पे अपने फेथ को प्रूव करो कि आप सनातन धर्म में विश्वास करते हो। तो भाई स्पिरिचुअलिटी और धर्म दोनों अलग अलग चीजें हो गई ना। समझ गए? फिर राइटर बोलते हैं इवन जो मंदिर कमेटी है उसके ये नियम संविधान के भी अगेंस्ट है। जैसे आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी से संबंधित है कि स्टेट जो है किसी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर लॉ डिनाई नहीं करेगा। और एफिडेविट डिमांड करना सिर्फ नॉन हिंदूज के लिए, ये तो डिफरेंशिएशन है ना रिलीजन के बेसिस पे। आर्टिकल 14 क्या कहता है? कानून की नजर में सब बराबर हैं, लेकिन यहां पे एक हिंदू को एफिडेविट नहीं देना लेकिन नॉन हिंदू को देना है, तो ये तो अनइक्वल ट्रीटमेंट है। फिर आर्टिकल 15 मान लीजिए, वो भी साफ साफ कहता है कि आप धर्म, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। लेकिन सारा अली खान के केसेस में तो पूरा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके रिलीजन के बेस पे हो रहा है। तो ये आर्टिकल 15 के भी अगेंस्ट है। इवन आर्टिकल 25 मान लीजिए, सभी पर्सन्स को अधिकार है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन का। ये सभी लोगों को अधिकार है। इसका मतलब क्या है? मतलब किसी भी इंडिविजुअल का देखो रिलीजन को प्रैक्टिस करने का, स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करने का पूरा पूरा अधिकार है, वो उससे छीना नहीं जा सकता। लेकिन सारा अली खान के केस में ये उससे छीना जा रहा है। समझ गए? तो एक प्रकार से जो टेम्पल कमेटी है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड कर रही है। और ये जो माइंडसेट है ना ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। और मान लो किसी ने एफिडेविट दे भी दिया, मान लो कोई पर्सन है
महेश। अब मान लो वो नॉन हिंदू है। आप बोलोगे सर महेश नाम तो हिंदू जैसा लगता है। अरे एग्जाम्पल है ना, समझो यार। महेश मान लो नॉन हिंदू है, वो सनातन धर्म में विश्वास करता नहीं है, लेकिन उसने बस वो विजिट करना चाहता था, उसने धक्के से एफिडेविट दे दिया, झूठी लिख दिया कि मैं सनातन धर्म में विश्वास रखता हूं। क्योंकि कोई किसी के अंदर थोड़ी ना झांक सकता है। उसने बस एफिडेविट पे लिख के दे दिया मैं सनातन धर्म में विश्वास रखता हूं, लेकिन वो विश्वास करता नहीं अंदर से। बस वो झूठा एफिडेविट देके चला गया अंदर। लेकिन एक दूसरा पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल सारा अली खान है, वो विश्वास करती है, लेकिन उसने एफिडेविट नहीं दिया, तो वो विजिट नहीं कर पाएगी। समझ गए? फिर राइटर बोलते हैं देखो कुछ केसेस भी हैं। सबरीमाला केस 2018 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। केस में क्या था, 10 से 50 के एज ग्रुप में महिलाओं को एंटर नहीं करने दिया जा रहा था सबरीमाला टेम्पल में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि आर्टिकल 25 जो है वो सब पे लागू होता है और डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता बायोलॉजिकल ग्राउंड पे या फिर फेथ बेस्ड ग्राउंड पे। ये सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोला था सबरीमाला टेम्पल केस में। तो इस केस को अगर इंप्लीमेंट करेंगे टेम्पल कमेटी के ऑर्डर पे तो वो ऑर्डर गलत निकलता है। फिर सिरूर मठ केस 1954, इसमें ना सुप्रीम कोर्ट ने एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। वो प्रैक्टिस जो किसी धर्म में एसेंशियल नहीं है, फिर वो आर्टिकल 26 के अंदर नहीं आएगी, उसे स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है। और ये कोर्ट डिटरमाइन करती है कि कौन सी प्रैक्टिस रिलीजन के लिए एसेंशियल है। तो इस चीज को भी अगर इंप्लीमेंट करोगे आप, तो टेम्पल कमेटी का जो ऑर्डर है वो फिट नहीं बैठेगा। समझ गए? और भाई सदियों से इंडिया की जो पिलग्रिमेज साइट्स है ना, वो सबके लिए ओपन रही है। मतलब आप देखोगे जैसे दरगाह वगैरह है, जैसे हाजी अली की दरगाह है अजमेर में, वहां पे सिर्फ मुस्लिम नहीं जाते, हर धर्म के लोग जाते हैं। जैसे गोल्डन टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में है, वहां पे सिर्फ सिख नहीं जाते, सभी धर्मों के लोग जाते हैं। उसी प्रकार से जैसे अयोध्या में राम मंदिर है, वहां पे क्या सिर्फ हिंदू जाते हैं? नहीं, सभी धर्मों के लोग जाते हैं। और सदियों से ही हमारा जो कल्चर है इस प्रकार से मिक्स रहा है कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म की साइट्स पर विजिट करने के लिए जाते हैं। यही तो चीज है जो हमारे देश की डाइवर्सिटी को एक धागे में पिरोती है। लेकिन आप इसे डिस्ट्रॉय करोगे तो भारत की आइडेंटिटी को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो। समझ गए? ये जो साइट्स है ना, ये किस लिए पवित्र बनी? इसीलिए तो पवित्र बनी कि हर कोई इन्हें पवित्र मानता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो सदियों से भारत इंक्लूजन को प्रैक्टिस करता आया है, एक्सक्लूजन को प्रैक्टिस नहीं करता आया है। इसीलिए मंदिर कमेटी का जो फैसला है वो बल्कि भारतीयता के अगेंस्ट है, इवन वो हिंदू धर्म के भी अगेंस्ट है। क्योंकि हिंदू धर्म हमेशा से किसका सिंबल रहा है? टोलरेशन का सिंबल रहा है। समझ रहे हो? हिंदू धर्म तो फेमस है इस चीज के लिए कि वो अलग अलग वैल्यूज को टोलरेट करता है बढ़िया ढंग से। तो वे फॉरवर्ड, आप इंडिविजुअल बिलीफ की रिस्पेक्ट करो और सबकी जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है वो पर्सनल होती है। सोसाइटी को इंडिविजुअल की मेंटल पीस के साथ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और फेथ को आप ब्यूरोक्रेटाइज मत करो। मतलब मैं सनातन धर्म में विश्वास करता हूं, एफिडेविट देना, ये तो आप फेथ जो एक पर्सनल मामला होता है उसमें आप एफिडेविट देना यानी ब्यूरोक्रेट्स इंटरफेरेंस कर रहे हो, आप ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस कर रहे हो फेथ के अंदर। तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे ये सेकुलरिज्म का क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, हाउ डू द इंडियन डिबेट्स ऑन सेकुलरिज्म डिफर फ्रॉम द डिबेट्स इन द वेस्ट, व्हाट आर द चैलेंजेस टू आवर कल्चरल प्रैक्टिसेस इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म। तो यहां पे इन दोनों क्वेश्चंस में आप इस आर्टिकल के पॉइंट्स को यूज कर सकते हो। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल, देखो आज का द हिंदू का ना करप्शन से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 4 एथिक्स से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे देखो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ना एक ग्लोबल एनजीओ है जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बर्लिन में है। ये हर साल देखो एक इंडेक्स निकालता है जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसपे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। हर साल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम का एनजीओ एक इंडेक्स निकालता है जिसका नाम है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ध्यान देना,
वर्ड में क्या है, परिसेप्शन है। मतलब ये जो इंडेक्स है ना, ये एक्चुअल में ये नहीं काउंट करता कितनी एफआईआर दर्ज हुई या फिर कितने पुलिस केसेस दर्ज हुए, नहीं। ये एक्सपर्ट से पूछता है, बिजनेसमैन से पूछता है कि भाई आपको क्या लगता है कि पब्लिक सेक्टर जो है वो कितना करप्ट है। तो ये जो इंडेक्स है ना, परसेप्शन पे फोकस करता है। बिजनेसमैन से पूछेगा आपको क्या लगता है कि यहां पे इस देश में सिस्टम कितना करप्ट है, तो उसके बेस पे ये स्कोर देता है विभिन्न देशों को। स्कोर 0 है तो मतलब हाईली करप्ट कंट्री, और स्कोर 100 है तो मतलब क्लीन कंट्री। एक टर्म जो आप भी आंसर में यूज कर सकते हो, रेंट सीकिंग। रेंट सीकिंग का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल भाषा में बताता हूं। जब देखो कोई ऐसी पोजीशन पे बैठा हो जहां से ना वो बिना कोई नया काम या फिर वैल्यू क्रिएट किए सिर्फ अपने पावर का यूज करके पैसा बनाता है ना, तो वो होता है रेंट सीकिंग। समझ गए। इलिसिट फाइनेंशियल फ्लो मतलब ब्लैक मनी का एक देश से दूसरे देश में मूवमेंट, यानी इलीगल तरीके से कमाया हुआ पैसा बाहर भेजना। रेगुलेटरी प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जब देखो एक बिजनेसमैन को यह पता हो ना कि लॉज कल अचानक से चेंज नहीं होंगे, तो यह मतलब होता है रेगुलेटरी प्रेडिक्टेबिलिटी का, यानी रूल्स क्लियर हो और स्टेबल हो। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक्स क्लियर कर दिया जल्दी से, 2 मिनट लगे, 2 मिनट तो लगे ही नहीं, 1 मिनट लगा। तो आर्टिकल के शुरुआत में ना एक स्कोर बताया जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो ये इंडेक्स निकालती है ना, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी सीपीआई, इसका जो ग्लोबल स्कोर है ना वो पिछले 10 सालों में लोएस्ट लेवल पे आ गया है। आप बोलोगे कौन से देश का सर? ग्लोबल एवरेज, मतलब सभी देशों का मिला के जो एवरेज है वो 42 में आ गया है 100 में से, यानी पिछले एक दशक में सबसे कम। आउट ऑफ 182 कंट्रीज 122 कंट्रीज ऐसी हैं जिनका स्कोर जो है वो 50 से कम है। 5 कंट्रीज ऐसी हैं जिनका इस इंडेक्स में स्कोर जो है वो 80 से ज्यादा है। मतलब पूरे वर्ल्ड में ना अलग अलग देशों में जो डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी है, यानी लोकतांत्रिक जवाबदेही जो है वो कम हो रही है। लोगों की जो फ्रीडम है, सिटीजन्स की जो फ्रीडम है वो घट रही है, और संस्थानों की जो ओवरसाइट है, संस्थानों की देखरेख जो है जैसे पुलिस जुडिशरी, वो कमजोर हो रही है, यानी करप्शन जो है वो सिस्टमेटिक ढंग से बढ़ रहा है। इंडिया की बात करते हैं। इंडिया की रैंक कितनी है? 91। स्कोर कितना है? 100 में से इंडिया का स्कोर है 39 इस इंडेक्स में। पिछले 10 सालों में देखो इंडिया का जो स्कोर है 38 से लेके 41 के बीच में ही घूम रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स क्या है? एक तरफ देखो इंडिया अब ना वर्ल्ड की चौथे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन इकोनॉमी हम बड़ी हो गए, लेकिन गवर्नेंस के बारे में हमारा जो परसेप्शन है ना ठीक वैसा का वैसा ही है। इकोनॉमी ग्रो कर रही है रॉकेट की तरह। पहले 10 साल पहले 10वें नंबर पे हमारी इकोनॉमी हुआ करती थी, अब चौथे नंबर पे आ गई है। लेकिन गवर्नेंस के बारे में हमारा परसेप्शन, लोगों का परसेप्शन ठीक वैसे ही है, यानी गवर्नेंस इंप्रूव नहीं हो रही है। गवर्नेंस बैलगाड़ी की रफ्तार से चल रही है। आप इंडिया की रैंकिंग को दूसरे देशों की रैंकिंग से कंपेयर कीजिए। चाइना की 42, इंडिया की 39, श्रीलंका की 38। सॉरी, ये रैंकिंग नहीं है, स्कोर है। रैंकिंग तो इंडिया की 91 है। इंडिया का स्कोर 39, चाइना का 42, इंडिया से थोड़ा बढ़िया, श्रीलंका का 38। लेकिन भाई अपने को कंपेयर करना है ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ में, यूरोपियन डेमोक्रेसीज के साथ में, जहां पे संस्थान स्ट्रोंग हैं। लेकिन इंडिया में अभी ये चीज लैग कर रही है। आप बोलोगे सर करप्शन, अगर गवर्नेंस की परसेप्शन अगर खराब है, गवर्नेंस की क्रेडिबिलिटी अगर खराब है तो क्या नुकसान होता है? सीधा सीधा नुकसान होता है। क्योंकि देखो मान लो हमारे गवर्नेंस की परसेप्शन खराब है, तो फिर देखो फॉरेन कंट्रीज हमारे देश में इन्वेस्ट नहीं करेंगी। समझ रहे हो? फॉरेन कंट्रीज हमारे देश में इन्वेस्ट नहीं करेंगी ये सोच के कि यहां पे इंडिया में तो रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट ही नहीं होता। करप्शन वर्ल्ड की जीडीपी को हर साल देखो 5% खा जाता है, जो कि होता है $2.6 ट्रिलियन। इंडिया का एनुअल लॉस कितना होता है करप्शन की वजह से? 0.5% ऑफ जीडीपी। टोटल 0.5% ऑफ जीडीपी इंडिया का नुकसान तो देखो डायरेक्टली होता है, लेकिन इनडायरेक्ट नुकसान भी काफी ज्यादा होता है। इनडायरेक्ट नुकसान है 1 से लेके 1.5% ऑफ जीडीपी। जैसे देखो जितना पैसा
का नुकसान होता है ना इंडिया को करप्शन की वजह से, उससे न जाने कितने एम्स बनाए जा सकते थे, कितने स्कूल बनाए जा सकते थे, लेकिन नहीं बनाए जाते। और करप्शन की वजह से बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो काम करना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स उनसे रिश्वत मांगते हैं, उनकी जो ड्रीम है वो आगे नहीं बढ़ पाती, तो वो करप्शन के आगे घुटने टेक देते हैं। उनकी फाइल जब आगे नहीं बढ़ती वो इनोवेशन छोड़ देते हैं, और इससे देश को कितना नुकसान होता है वो आप सोच के देखो। सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के लालच के चलते, पॉलिटिशियंस के लालच के चलते। एक ना गुन्नार मेडल की ना एक फेमस बुक है सॉफ्ट स्टेट, मतलब कंसेप्ट है सॉफ्ट स्टेट, तो उनकी बुक का तो नाम है एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा में ना वो एक कंसेप्ट देते हैं सॉफ्ट स्टेट का, और वो खास करके इंडिया का एग्जांपल देते हैं। वो बोलते हैं सॉफ्ट स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जहां पे रूल्स तो बहुत हैं लेकिन इन्फोर्समेंट अच्छा नहीं है, इन्फोर्समेंट करप्ट है। वो खास करके इंडिया का एग्जांपल देते हैं, इंडिया में रूल्स तो बहुत हैं लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन बहुत करप्ट तरीके से होता है। आप देख लीजिए हमारे देश में इतने सारे कानून हैं, जैसे बिजनेस रेगुलेशंस मान लीजिए, आज भी देखो मतलब अलग अलग जो बिजनेस लॉज है ना उनमें सबको मिला देना 26,134 इंप्रिजनमेंट संबंधित प्रोविजन है। आज भी मतलब जो बिजनेस लॉज है ना, बिजनेस रेगुलेशंस हैं, उनमें छोटी छोटी गलतियों के लिए जेल में डालने की सजा का प्रावधान है। सोच के देखो। सरकार ने बजट 2026-23 में शक्ति इनिशिएटिव लॉन्च किया। 10,000 करोड़ का इनिशिएटिव है बायोफार्मा के लिए, R&D होगी। लेकिन आज भी मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताता हूं, एक फार्मा स्टार्टअप को ना स्टार्ट करने से पहले ना 998 अलग अलग कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस को फॉलो करना पड़ता है। सरकार एक तरफ 10,000 करोड़ बायोफार्मा की R&D के लिए एलोकेट कर रही है, दूसरी तरफ एक बायोफार्मा स्टार्टअप को अगर काम करना स्टार्ट करना है ना 998 अलग अलग कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ेंगे, और जिसमें से 998 में से 49% तो ऐसे हैं जिनको अगर वायलेट किया तो जेल जाने का रिस्क है। तो मतलब इतना ज्यादा ओवर क्रिमिनलाइजेशन है हमारे देश में कानूनों का, ब्यूरोक्रेट्स को इतनी डिस्क्रिशन मिल जाती है कि जिससे वो बिजनेसमैन को डरा के धमका के उनसे पैसा वसूलते हैं, उनको डर दिखाते हैं कि देखो जेल में डाल देंगे अगर तुमने हमको पैसा नहीं दिया, रिश्वत नहीं दी तो ओवर रेगुलेशन है। जहां पे देखो ब्यूरोक्रेट्स को इतनी ज्यादा डिस्क्रिशन मिलती है, जहां पे इतने ज्यादा कंप्लायंस लेने पड़ते हैं, ओवर रेगुलेटेड है जहां पे सिस्टम, वहां पे करप्शन की संभावना बढ़ जाती है। वही इंडिया में हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब ही चल रहा है, कुछ अच्छी चीजें हुई हैं, जैसे जैम ट्रिनिटी प्लस डीबीटी। जैम ट्रिनिटी मतलब जनधन, आधार, मोबाइल, इन तीनों का सहारा लिया जा रहा है। तीनों का सहारा लेके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इंप्लीमेंट किया जा रहा है काफी सारी स्कीम्स में, जैसे पीडीएस में, मनरेगा में, जिससे लीकेजेस कम हुई है। आरबीआई का एक इंडेक्स है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, ये इंडेक्स बताता है कि अब ना इकोनॉमी कैशलेस ज्यादा हो रही है, कैश का जो इस्तेमाल है वो कम से कम हो रहा है। इस इंडेक्स का बेस ईयर मार्च 2018 है। मार्च 2018 में कितना कैश का इस्तेमाल होता था, उसे अगर 100 स्कोर दिया जाए तो अब स्कोर हो गया है 516.76, यानी कैश का जो यूज है 5 गुना कम हो गया है, डिजिटलाइजेशन 5 गुना ज्यादा हो गया है 2018 से लेके अभी तक। जीएसटी नेटवर्क से चीजें बहुत ज्यादा फॉर्मलाइज हुई हैं, बिल्स को ट्रैक करना आसान हो गया है, जैम पोर्टल से प्रोक्योरमेंट अब ऑनलाइन हो जाती है। मतलब चीजें देखो ठीक भी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि सब गड़बड़ है। देखो चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा ना उसमें वो एक बात बोलते हैं, मतलब कि जैसे देखो एक मछली है, मछली पानी में तैर रही है। अब पानी में तैरती तैरती मछली कब पानी पी जाए आपको पता नहीं लगेगा, हम ना उसी प्रकार से ब्यूरोक्रेट्स का काम है टैक्स इकट्ठा करना, चीजें मैनेज करना, कब वो पैसे खा जाएं पता नहीं लगता। उसी प्रकार से देखो ब्यूरोक्रेट्स की रखवाली होती है देश का रेवेन्यू कलेक्ट करना, लेकिन कब वो उस रेवेन्यू को खा जाएं पता नहीं लगता। जैसे मतलब कोई शहद को प्रोटेक्ट कर रहा है, कब वो शहद को जीभ पे टेस्ट कर ले पता नहीं लगता। और ब्यूरोक्रेट्स रजिस्ट नहीं कर पाते, करप्शन के आगे घुटने टेक देते हैं। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, लेकिन इसका सॉल्यूशन है सिस्टमिक रिफॉर्म्स।
मतलब आप इंसान पे तो भरोसा नहीं कर सकते। हर साल देखो हजारों ऑफिसर सिलेक्ट होते हैं। मैंने फेलिस्टेशन में क्वेश्चन भी पूछा ये, मैंने कहा यार हर साल एथिक्स का पेपर लिखते हैं, आप लोग लिखते हो, सिलेक्ट भी हुए हो, कई तो ऐसे हैं पिछले साल भी सर्विस में थे। हर साल जब इतने नए ऑफिसर्स जोश के साथ सर्विस में एंटर करते हैं तो फिर करप्शन बल्कि बढ़ क्यों रहा है, कम क्यों नहीं हो रहा है? तो इतना कोई खास मतलब जवाब इसका है नहीं। ह्यूमन टेंडेंसी क्या है आपको पता है। तो लेकिन इसका सॉल्यूशन यह है स्ट्रक्चर को ठीक करो, इतने रेगुलेशंस नहीं होने चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स के पास में इतना डिस्क्रिशन नहीं होना चाहिए, समझ गए? रेड सस्पेंशन, इससे देखो टेम्परेरी ढंग से फियर क्रिएट होता है, ये लास्टिंग रिफॉर्म्स नहीं है। इंडिया को चाहिए कम्युलेटिव बढ़िया रिफॉर्म्स, जैसे बिजनेस लॉज को डीक्रिमिनलाइज कर दो, बिजनेस लॉज में ऐसे प्रोविजन नहीं होने चाहिए जेल में डालने वाले, जुडिशरी की एफिशिएंसी को स्ट्रोंग बनाओ ताकि जुडिशरी जल्दी जल्दी केस को डिस्पोज करे, ब्यूरोक्रेट्स में सरकारी लोगों में डर पैदा हो कि भाई करप्शन करेंगे तो जल्दी जज का फैसला आएगा, सजा होगी। ई गवर्नेंस को और ज्यादा प्रमोट करो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और प्रमोट करो, जो संस्थान है जैसे सीबीआई ईडी वगैरह, इनकी इंडिपेंडेंस और ट्रांसपेरेंसी जो है वो आप इंश्योर करो। तो इंडिया की जो गवर्नेंस है वो भी इंप्रूव होनी चाहिए, सिर्फ इकोनॉमी इंप्रूव होने से काम नहीं चलेगा। तो एथिक्स में ये 2022 में क्वेश्चन पूछा था, ये आपको अटेम्प्ट करना है। Corruption is the manifestation of failures of core values in society. In your opinion, what measures can be adopted to uplift the core values in the society? ये आपको अटेम्प्ट करना है 150 वर्ड्स में। वैसे इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी से संबंधित क्वेश्चन भी 2020 में पूछ लिया था। ये डिजिटल लिटरेसी से संबंधित क्वेश्चन 2021 में पूछा था, वहां पे डीबीटी वाले जैम ट्रिनिटी वाले का आंसर पॉइंट्स आप यूज कर सकते हो, समझ गए? चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, नेपाल के पॉलिटिकल अर्थक्वेक से संबंधित है। इनको आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये है बलेंद्र शाह, इनको बलेन भी कहा जाता है। नेपाल में देखो 3 पॉलिटिकल पार्टीज थी और कई दशकों से देखो यही बार बार सत्ता में आ रही थी, नेपाली कांग्रेस, सीपीएन यूएमएल और कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट। लगातार बदल बदल के यही पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आ रही थी, लेकिन सिस्टम वहां पे चेंज नहीं हो रहा था। संस्थान बहुत ज्यादा कमजोर हो गए, बड़े बड़े वादे किए जाते इन पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा लेकिन उनको निभाया नहीं जाता, डिलीवरी बिल्कुल जीरो, करप्शन बिल्कुल पीक पे था नेपाल में। पब्लिक का जो विश्वास था पॉलिटिकल सिस्टम में पूरी तरह से टूट गया था। ये तो वही बात हो गई कि एक ऐसी कार, नेपाल को एक ऐसे कार से कंपेयर किया जाता है जिसमें ड्राइवर हर 2 घंटे में चेंज होता, लेकिन कार कभी मूव ही नहीं करी, कार कभी आगे ही नहीं बढ़ी। तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट देखो ये निकला, नेपाल में जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 20% से ज्यादा, हर दिन 1500 से ज्यादा जो यूथ हैं नेपाल छोड़ के बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। ना सिर्फ ब्रेन ड्रेन नेपाल से हो रहा है बल्कि ब्रांड ड्रेन भी हो रहा है, मतलब मजदूर भी बाहर जा रहे हैं, मजदूरों का भी ड्रेन हो रहा है, समझ गए? ब्रेन ड्रेन और ब्रांड ड्रेन दोनों हो रहे हैं। फिर देखो आपको याद होगा अभी हाल ही में ना जैनजी प्रोटेस्ट हुए थे नेपाल में। उस जैनजी प्रोटेस्ट के बाद में जो इलेक्शंस हुए, बलेंद्र शाह इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, ये इलेक्शन जीती है। इनको 165 में से 125 सीट्स मिली हैं, यानी 2/3 मेजोरिटी बलेंद्र शाह को मिली है। ये बलेंद्र शाह जो है ये बेलेन है, मतलब बेलेन भी इनको कहा जाता है, और ये रैपर हैं। रैपर वो नहीं होते गाना गाते हैं, आज मैं तुमको दिखाऊंगा, वो वाली ऐसे ऐसे जो बोलते हैं। तो पहली बार देखो इनकी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा और पहली बार ही इनकी 165 में से 125 सीट्स आ गई। इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी नेपाल में कि लोग, पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज थे, इतना बुरी तरह से थक चुके थे, लोगों का गुस्सा था पुराने पॉलिटिकल एलीट के अगेंस्ट, पुराने पॉलिटिकल लीडर्स के अगेंस्ट। ये देखो इसको ना आप उससे कंपेयर कीजिए, जैसे अरविंद केजरीवाल शुरू शुरू में इलेक्शन लड़े थे, इतनी सारी सीटें आई थी, तो उनको भी इतनी सक्सेस प्राप्त नहीं हुई जितना कि बलेंद्र शाह को नेपाल में प्राप्त हुई है। लेकिन इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो बलेंद्र शाह को सत्ता तो मिल गई लेकिन उनको क्या मिला है, कांटों भरा ताज मिला है, वो आप देखिए। क्योंकि नेपाल के ऊपर ना अभी कर्ज कितना ज्यादा है, उनकी जीडीपी का 40 से 45% का कर्ज है उनके ऊपर।
उनकी जीडीपी 25% तो रेमिटेंस पे चलती है, यानी नेपाली जो बाहर काम करने के लिए गए हुए हैं वो वापस अपने देश में पैसा भेजते हैं, तो रेमिटेंस उनकी देश की जीडीपी में 50% कंट्रीब्यूट करता है। और आपको पता है अभी तो देखो वार चल रहा है, तो जिसकी वजह से रेमिटेंस में गिरावट आ सकती है, बल्कि वहां पे नेपाल में एग्रीकल्चर आउटडेटेड है, टूरिज्म जो है वो शोक प्रोन है, मतलब कोई युद्ध वगैरह चल रहा हो तो टूरिज्म कम हो जाता है, पावर ग्रिड नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बना भी लें तो भी इतना पावर ग्रिड नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। प्राइवेट सेक्टर नेपाल में बहुत कमजोर है नई जॉब्स जनरेट करने के लिए, और एफडीआई तो आ ही नहीं रही है। ऐसी सिचुएशन में जब इंस्टेबिलिटी हो नेपाल में, कौन पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगा? तो ये सिचुएशन है नेपाल की। तो ऐसी सिचुएशन में ना बलेंद्र शाह की पॉलिटिकल पार्टी ने ना एक विजन रखा नेपाल के लिए, 2082 विजन। ये कहते हैं कि हम ना 5 साल में 12 लाख नई जॉब जनरेट करेंगे। जीडीपी का टारगेट है 5 सालों के अंदर $100 बिलियन ले जाने का। पर कैपिटा इनकम $3,000 तक लेके जाएंगे। पावर जनरेशन 15,000 मेगावाट करेंगे। हाईवे कंस्ट्रक्शन करेंगे 30,000 किलोमीटर का। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं देखो ये चीजें बोलने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन ये फैंटेसी इकोनॉमिक्स हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे ढांचा ही नहीं है इन सब चीजों को अचीव करने के लिए। जैसे 15,000 मेगावाट पावर प्रोड्यूस भी कर ली तो ग्रिड ही नहीं है इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। 30,000 किलोमीटर रोड्स बना भी लिए तो क्वालिटी चेक जीरो है, क्योंकि वहां पे करप्शन इतना ज्यादा है। इंपोर्ट रिडक्शन के प्लान्स हैं, लेकिन नेपाल की अभी कोई ट्रेड पॉलिसी नहीं है। लॉजिस्टिक में रिफॉर्म लाने का कोई प्लान ही नहीं है कि इंपोर्ट वो कम करेंगे। एफडीआई गोल बना तो लिए, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट अभी जीरो आ रही है। डिजिटल एक्सपोर्ट की ड्रीम है, लेकिन इंटरनेशनल पेमेंट के लिए कोई लीगल फ्रेमवर्क ही नहीं है। समझ गए? कहने का मतलब ये है, उन्होंने अच्छी अच्छी बातें तो बोल ली, लेकिन उन चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए अभी नेपाल के पास कुछ नहीं है। और ये जो वादे हैं ये हवाई पुलाव ज्यादा लगते हैं, ख्याली पुलाव ज्यादा लगते हैं। देखो बलेंद्र की ना बहुत जबरदस्त पब्लिक अपील है, लेकिन उनको गवर्नेंस का एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल भी। तो वोटर्स इमोशंस चूज करते हैं, वो ये नहीं देखते कि कौन बढ़िया ढंग से काम कर सकता है। इमोशनल पॉलिटिक्स में क्या होता है? इमोशनल पॉलिटिक्स में देखो ये होता है, जब जनता में गुस्सा होता है ना, जनता का जो गुस्सा है वो इलेक्शन की आउटकम निर्धारित करता है, और जनता ये नहीं देखती कि कौन गवर्नेंस ज्यादा अच्छे से चला सकता है। तो बलेंद्र शाह ने यही किया, उन्होंने ना लोगों के जो इमोशंस हैं उनको मिरर किया। इमोशनल पॉलिटिक्स क्या करती है? इमोशनल पॉलिटिक्स देखो मिरर की तरह होती है। जैसे जो जनता के इमोशंस थे वो इमोशंस व्यक्त किए बलेंद्र ने, और इससे जनता को लगा ये अपना आदमी है। लेकिन देखो इसका मतलब ये नहीं होता ना कि आप गवर्नेंस भी अच्छी कर सकोगे। उसके लिए आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी चाहिए, और बहुत कुछ आपको चाहिए। और नेपाल की आप लोकेशन देखोगे ना, ऐसी लोकेशन है, एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ चाइना, यानी ड्रैगन, यानी बीच में नेपाल एक शकरकंदी की तरह दोनों के बीच में फंसा हुआ है, बड़े बड़े पत्थरों के बीच में। इंडिया जो कि नेपाल का देखो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, ट्रांजिट पार्टनर है, एनर्जी पार्टनर है। इंडिया बलेंद्र की पॉलिसी डायरेक्शन को ना बहुत गहराई से मॉनिटर कर रहा है कि नेपाल किस डायरेक्शन में जा रहा है। चाइना जो कि देखो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत नेपाल में इन्वेस्ट कर रहा है, वो भी फायदा उठाना चाहेगा, क्योंकि देखो जब जब किसी देश में इनएक्सपीरियंस्ड गवर्नमेंट आती है ना, तो वो फिर गवर्नमेंट ना फॉरेन इन्फ्लुएंस के लिए एक आसान टारगेट बन जाती है। और नेपाल में भी अभी इनएक्सपीरियंस्ड गवर्नमेंट है, तो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है। लास्ट में राइटर बोलते हैं देखो नेपाल को ना इंजीनियरिंग चाहिए, स्लोगन्स नहीं चाहिए। नेपाल को अगर वास्तव में इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक करनी है ना, तो वहां की लेबर मार्केट में रिफॉर्म लाना होगा, ताकि ज्यादा बिजनेस क्रिएट हो और नेपाल के यूथ को ज्यादा जॉब मिले। वहां पे रूल्स ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ताकि ज्यादा लोगों की ज्यादा बाहर से इन्वेस्टमेंट आए। लीगल सर्टेनिटी होनी चाहिए, रूल्स बार बार चेंज ना हो, सरकारें बार बार चेंज ना हो, ताकि इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सके नेपाल में। इंफ्रास्ट्रक्चर जो नेपाल में बने वो करप्शन फ्री होना चाहिए। तो ये पूरा नेपाल का आर्टिकल हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन ये अटेम्प्ट आपको करना है
नेपाल इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हैज डायरेक्ट इंप्लीकेशंस फॉर इंडियाज बॉर्डर सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, एनालाइज करना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। वैसे एक और क्वेश्चन भी है, ये इनडायरेक्ट यूज होगा, इसमें डायरेक्ट यूज नहीं होगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।